आज की कहानी एक ऐसी विदेशी महिला की है जिसे घूमने का बहुत शौक था और इसीलिए उसने एक दिन सोचा कि क्यों न भारत घूमा जाए। वो घूमने के लिए भारत आती है। भारत में कई सारे जगहों पे वो घूमती है, लेकिन घूमते घूमते अचानक से एक दिन वाराणसी के एक घाट से वो गायब हो जाती है। दरअसल 1997 की ये कहानी है और इस दौर में पत्रों का यानी चिट्ठियों लेटर का दौर था। इस समय ना कोई फ़ोन था, ना किसी से कम्युनिकेट करने की कोई ऐसी उपकरण होती थी। इसलिए उसने जब विदेश से भारत यात्रा की थी तो डेली एक चिट्ठी अपने पिता को लिखती थी और पिता को डेली चिट्ठी लिखते लिखते एक दिन जब वो चिट्ठी पिता को नहीं मिलती है तब वो ढूंढते ढूंढते भारत पहुंच जाते हैं। और जब उनकी बेटी गायब हुई थी इस वजह के कारण तक पहुंचते हैं तो इसे सुनकर सभी भारत और विदेश मुल्क के लोगों के भी होश उड़ गए थे। क्या थी वो वजह और कौन थी वो लड़की, चलिए आइए विस्तार में जानते हैं। 1997 का दौर था। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में रहने वाली एक 25 साल की डायना नाम की लड़की, जो कि पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छी थी, वो पढ़ाई भी कर रही थी। एक दिन उसे शौक आता है कि क्यों ना भारत या फिर अलग अलग देशों में जाकर घूमा जाए, वहाँ की जो जीवन शैली है उसके बारे में भी पता लगाया जाए, और इसलिए वो पार्ट टाइम जॉब भी करने लगती है। कुछ पैसे जब इकट्ठा हो जाते हैं तब वो एक दिन अपने पिता को बताती है कि मुझे इंडिया घूमने जाना है और इंडिया के तरह तरह की चीज़ें जो कि कई सारे अजूबों में शामिल हैं, जैसे कि ताजमहल, ऐसे कुछ जगहों को वो देखना चाहती थी। इसलिए उसने अपना टिकट करवाया इंडिया का, और वो भी अगस्त महीने का। 1997 अगस्त का महीना वो सीधे न्यूजीलैंड से भारत के लिए एक हवाई जहाज़ पकड़ती है। ये हवाई जहाज़ उसे न्यू दिल्ली ला करके उतार देता है। न्यू दिल्ली उतरने के बाद वो एक रेस्ट हाउस में जाती है, थोड़ा रेस्ट करती है, फिर न्यू दिल्ली घूमती है और न्यू दिल्ली से फिर आगरा चली जाती है। आगरा में जाने के बाद वो ताजमहल भी घूमती है और ताजमहल घूमते घूमते वो सीधे प्लान करती है कि वो वाराणसी जाएगी। वाराणसी के घाट पे वो स्नान भी करेगी और साथ ही वाराणसी के जो तरह तरह के पकवान होते हैं और वाराणसी कैसा है वो देखना चाहती थी। इसलिए उसने सीधे आगरा से वाराणसी जाने का प्लान किया था। वाराणसी जाने के बाद वो एक गाइड करती है और एक रेस्ट हाउस में रुकती है। इस रेस्ट हाउस का जो नाम था वो था ओल्ड विश्नोई गेस्ट हाउस। जिस गेस्ट हाउस में वो रुकती है उसका नाम था ओल्ड वैष्णव गेस्ट हाउस। यहाँ जाने के बाद वो एक गाइड करती है और गाइड करने के बाद वो सोचती है कि अब वाराणसी घूमने के बाद वो दार्जिलिंग जाएगी और दार्जिलिंग से सीधे नेपाल जाएगी। इस बीच उसने जहाँ जहाँ जो जो चीज़ देखी थी, जैसे जैसे वो घूम रही थी, डेली वो एक लेटर लिखती थी और उसे पोस्ट करती थी, जो कि न्यूजीलैंड में उसके फादर के पास पहुँचता था। इससे बाप बेटी के बीच में कम्युनिकेशन बना हुआ था और जो न्यूजीलैंड में डायना के पिता थे उन्हें भी टेंशन नहीं होती थी कि उनकी बेटी सेफ़ है या नहीं है। उन्हें सब कुछ लेटर से पता लग जाया करता था। लेकिन अब जब ये डायना वाराणसी आती है तो वाराणसी में इसे 4 दिन रुकना था, यानी कि ये वाराणसी 7 तारीख को पहुंची थी और 7 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक इसे यहाँ रुकना था। 11 तारीख को इसको सुबह 10 बजे चेकआउट कर लेना था डायना को। वो वाराणसी घूमती भी है। 11 तारीख को गेस्ट हाउस जिसमें रुकी थी 103 रूम नंबर था उसका, सामान पैक करती है और फिर सीधे नीचे रिसेप्शन पे आ जाती है। रिसेप्शन पे आने के बाद चेकआउट करती है और वहाँ से निकल जाती है। अब 11 तारीख बीत जाता है, 12 तारीख बीत जाता है, 13 तारीख बीत जाता है और जब वो लेटर लिखती थी अपने फादर को, वो लेटर वो भेजती ही नहीं है। इधर जब फादर के पास लेटर नहीं पहुंचता है तब एलन जैक, जो कि उसके पिता थे, वो थोड़ा घबरा जाते हैं और घबराहट के मारे जिस रेस्ट हाउस का जिक्र उसने किया था उस रेस्ट हाउस के ऑनर के पास किसी भी तरह से खबर पहुंचाते हैं कि मेरी बेटी
शायद आपके गेस्ट हाउस में हो या फिर ना भी हो, तो वो कहाँ गई है ये पता नहीं लग रहा है और आपके पास का ही, आपके गेस्ट हाउस से ही उसने गाइड किया था। तो क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है? मेरी बेटी से मुझे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। ये लेटर के थ्रू ही शायद उसने पूछा भी था। लेकिन इधर गेस्ट हाउस से जो उन्हें खबर मिलती है जैक को कि आपकी बेटी 11 तारीख को आखिरी बार गेस्ट हाउस के रिसेप्शन पे देखी गई थी, उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं है। इस खबर को सुनते ही जो जैक होते हैं वो डायना को खोजने के लिए अब भारत आ जाते हैं। जैसे ही वो भारत आते हैं सीधे उसी गेस्ट हाउस में पहुंच जाते हैं और गेस्ट हाउस जाने के बाद गेस्ट हाउस के ऑनर से पूछते हैं कि मेरी बेटी यहीं से गायब हुई है, तो वो गई कहाँ। अब पिता जैक को भी पता था कि उसने एक गाइड किया हुआ था। जो ऑनर था गेस्ट हाउस का, उसे भी पता था ओल्ड वैष्णव गेस्ट हाउस का, वो एक गाइड जिसका नाम था धर्मदेव यादव, उसी के साथ घूम रही थी। अब जब जैक पूछते हैं कि धर्मदेव यादव कहाँ मिलेगा और ये किस तरह का इंसान है, तब गेस्ट हाउस के ऑनर कहते हैं कि धर्मदेव जो है वो बातचीत में बहुत फ्लुएंस इंग्लिश कहता है, उसे इंग्लिश बोलने में परेशानी नहीं होती है। इसलिए तमाम जो विदेशी टूरिस्ट आते हैं वो हमेशा इसी गाइड को लेना चाहते हैं, क्योंकि वो उनकी भाषा बहुत तेज़ी से समझता है और ये उसने खुद से सीखा है। दरअसल कुछ दिन पहले धर्मदेव यादव जो था वो रिक्शा चलाता था। रिक्शा चलाते चलाते उसकी कई बार मुलाकात हुई थी विदेशियों से। रिक्शे पे बैठाने के बाद विदेशियों से बात करते करते वो कुछ ही साल में बहुत ही अच्छी फ्लुएंस इंग्लिश सीख गया था, जिसकी वजह से जब डायना इस रेस्ट हाउस में आई थी तब वो भी, जो ये धर्मेंद्र था, इससे ही मिलती है और उसके बाद उसे गाइड हायर कर लेती है। अब ये जो गाइड था ये डायना को पूरा वाराणसी घुमाता है, लेकिन 11 तारीख से 11 सितंबर 1997 से ये भी डायना के साथ ही गायब था और गेस्ट हाउस के ऑनर को पता भी नहीं था कि ये जो गाइड है इसका पता क्या है, इसका होम एड्रेस क्या है। लिहाजा पुलिस पूरी छानबीन करती है। उस दौर में ना सीसीटीवी कैमरे थे, ना ही कोई मोबाइल कम्युनिकेशन था, इसीलिए जैसे जैसे जो शिनाख्त होती है वो चश्मे दीदों के तौर पे ही होती है। फिर भी तमाम कोशिशों के बाद धर्मदेव गया कहाँ, डायना को लेकर ये पता नहीं चलता है। इस बीच पुलिस की टीम दार्जिलिंग भी पहुंचती है, वहाँ भी छानबीन करती है। नेपाल भी एक टीम पहुंचती है पुलिस की, वहाँ भी छानबीन करती है। साथ ही जो जैक थे डायना के पिता, वो भी लगातार इस कोशिश में रहते हैं कि उनके बेटी का कुछ पता चल जाए। महीने बीतते चले जाते हैं, पूरा 1 साल बीत जाता है और 1 साल के बाद एक मुखबिर के द्वारा पुलिस को पता चलता है कि जिस धर्मदेव को, गाइड को वो ढूंढ रहे हैं, वो वाराणसी के एक रेलवे स्टेशन पे देखा गया है। पुलिस की एक टीम तुरंत रवाना होती है वाराणसी रेलवे स्टेशन पे और वहाँ पे गाइड को पकड़ लेती है। जब धर्मदेव को पकड़ के लाया जाता है तो इधर पिता जैक को भी खबर कर दिया जाता है पुलिस के द्वारा। वो भी विदेश से भारत आने के लिए तुरंत ही टिकट लेते हैं और तुरंत ही भारत आने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि वो इस बीच में कई बार अपने होम टाउन भी गए थे, घर भी गए थे न्यूजीलैंड, और फिर भारत भी आए थे। अब इसके बाद जब वो गाइड पकड़ में आता है तो पुलिस उससे पूछताछ करती है। पहले तो वो बहुत आनाकानी करता है, बातें ठीक से बताता नहीं है, लेकिन जब पुलिस थोड़ी सख्त कार्रवाई करती है फिर वो जा कर के बताता है कि एक विदेशी महिला 1 साल पहले, जिसका नाम डायना ऑकलेट था, उसे मैंने होटल से ही पिक किया था। उसे मैंने पूरा वाराणसी घुमाया। 2-3 दिन वो मेरे साथ ही रही। वो बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी, जहाँ भी खाना खाती थी उसे खाना खिला देती थी, उससे ढेर सारी बातें करती थी, कोई भेदभाव नहीं करती थी, जिस वजह से वो बहुत ही अच्छी दोस्त के जैसे बात करना इस गाइड से शुरू कर देती है। जिस दिन 11 अगस्त की डेट को उसे चेकआउट करना था होटल से, उस दिन उसने इस गाइड को बताया था कि मुझे यहाँ की जो सबसे घनी बस्ती होती है, जो स्लम एरिया होता है, उन एरियाज़ को देखना है और इसलिए
यहीं से जो ये गाइड था उसके मन में एक साजिश बुनना शुरू हो जाता है। बातों बातों में ही डायना के इस गाइड को पता लगा था कि डायना के पास लगभग 8 से 10 हजार डॉलर हैं, जो कि इंडियन करेंसी में बहुत ज़्यादा होता है। इस पैसों के लालच की वजह से उसने एक प्लान बनाया। उसने डायना से कहा कि मैं तुम्हें स्लम एरिया दिखा सकता हूँ, तुम मेरे साथ ही चलो, और स्लम एरिया देखने के बाद तुम फिर वहाँ से दार्जिलिंग चले जाना। इस बात पे वो जो डायना थी वो एग्री हो जाती है। अब वो ये प्लान करता है कि डायना को लेकर वो सीधे अपने गांव जाएगा। ऐसा ही होता है। डायना चेकआउट करती है होटल से और फिर इस गाइड के साथ उसके कार में बैठती है। उसकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग वो सीधे गाइड के गांव पहुंच जाती है। धर्मदेव के गांव पहुंचने के बाद डायना एक दिन वहां पे रुकती है। उसके बाद 11 तारीख 12 तारीख जैसे ही बीत जाता है, 13 तारीख को रात में डायना जो थी धर्मदेव के ही घर पे रुकी हुई थी। घर में जो धर्मदेव की पत्नी थी वो मायके चली गई थी। रात का समय था। डायना एक कमरे में थी और दूसरे कमरे में धर्मदेव अपने 2 दोस्तों को बुलाकर शराब पी रहा था। शराब पीने के बाद अब वो काफ़ी नशे में आ जाता है और नशे की हालत में ही वो डायना के पास जाता है 2 दोस्तों को लेकर के और डायना से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। इस बात पे डायना बहुत गुस्सा होती है। पहले तो वो अपने आप को बचाती है, वो काफ़ी ज़्यादा बहादुर थी। वो अपने आप को बचा लेती है और धमकी देती है कि सुबह होते ही वो तुरंत इस बात की खबर पुलिस को देगी और सभी को गिरफ्तार करा देगी। इस बात से जो ये गाइड होता है धर्मदेव, उसे गुस्सा आता है और फिर वो डायना का गला दबाने लगता है। गला दबाता है और डायना की मौत हो जाती है। जब डायना की मौत हो जाती है तो वो फिर से अपने दोस्तों के साथ मिलकर शराब पीता है। सुबह वो कुछ मज़दूरों को बुलाता है और उसके घर में लगभग 5 से 7 कमरे थे। वो एक कमरे में गड्ढा करवाता है और इस गड्ढे को करवाने के बाद मज़दूरों को भेज देता है। जब रात होती है वो फिर से शराब पीता है और दूसरे कमरे में पड़े डायना के शरीर को लाकर इस गड्ढे में भर देता है। गड्ढे में डालने के बाद ऊपर से मिट्टी भरने के बाद अब फिर से सुबह होती है और फिर से कुछ मज़दूरों को बुलाकर उस कमरे के फर्श को वो पूरा ही पलस्तर करवा देता है, यानी पूरा सीमेंट से ढक देता है। इसके बाद वो अपनी पत्नी को बुलाता है और इसी कमरे में अपने सोने का बिस्तर लगवाता है। जब ये सारी कहानी वो पुलिस वालों को बता रहा था तो उसी वक्त उसकी पत्नी भी वहाँ मौजूद होती है और वो इस सारे बातों को सुनने के बाद बेहोश हो जाती है। दरअसल उसकी पत्नी के जगह कोई भी होता जिससे पता होता कि लाश के ऊपर वो 1 साल से सो रहा है, जिसने कोई कत्ल भी नहीं किया है, तो शायद ऐसा ही होता। पत्नी बेहोश होती है, आधे घंटे तक वो बेहोश रहती है और ये सारा मामला जब खुलता है तो उसके बाद अब पुलिस की टीम उस शख्स को लेकर उस कमरे में जाती है। जब ये इंसान अपने घर के वो 7 मकान के कमरे तक पुलिस को लेके जाता है तो पुलिस के मन में ये भी सवाल उठता है कि ये गाइड का इतना बड़ा घर कैसे है। उसने पूछा भी था उस गाइड से, तो पहले उसने कई बार पुलिस को गलत जानकारी देने की बयान में कोशिश भी की थी। वो जब खुलकर बातों को नहीं बता रहा था तब उसने बताया था कि 1 साल पहले एक विदेशी महिला ने मुझे कुछ पैसे डोनेट किए थे, 7 से 8 हजार डॉलर, जिसकी वजह से ये घर बना है। लेकिन जब बात ये सामने आती है, पूरा मामला खुलता है, तब पुलिस को समझ आता है कि वो जो पैसे थे वो डायना के ही थे और डायना के पास से ही उसने पैसे फिर उसकी मौत के बाद चुराया था, जिससे उसने ये पूरा घर, अच्छा मकान बनवा लिया था। इसके बाद अब जो ये गाइड होता है पुलिस को लेकर के, तब तक डायना के पिता भी आ जाते हैं और उस कमरे में जाती है जहाँ पे डायना के बॉडी के ऊपर इसने पूरा पलस्तर करवाया था, पूरा सीमेंट करवा रखा था। अब बेड को हटाया जाता है, उस पलस्तर किए हुए जो फर्श होते हैं उसको अब तुड़वाया जाता है। गड्ढा जब वो भरा हुआ खुलवाया जाता है तब एक कंकाल निकलता है जो कि डायना का था। इसके बाद डायना के कंकाल को पुलिस कब्जे में लेती है। इसके बाद धर्मदेव को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। 2002 में जब लोअर कोर्ट में पूरा मामला चलता है तो उसके बाद फैसला आता है और इसे फांसी की सज़ा दे दी जाती है। लोअर कोर्ट से फांसी की सज़ा इस गाइड को हो चुकी थी। इसके साथ जो 2 अन्य अपराधी थे उनका कोई भी
डायरेक्ट कनेक्शन मर्डर के साथ लिंक्ड नहीं था, इसलिए उन्हें कम सज़ा दी जाती है। इसके बाद ये केस हायर कोर्ट में जाता है। हायर कोर्ट में भी इसी फैसले को बरकरार रखा जाता है। इसके बाद 2014 में सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाता है। केस जैसे ही यहाँ पे चलता है, थोड़े वक्त के बाद इसका डिसीजन आता है। जब जजमेंट होता है तब जज साहब के द्वारा कुछ फैक्ट्स रखे जाते हैं कि जो ये गाइड था, इसे ना ही उस विदेशी महिला को किसी के साथ ले जाते हुए या फिर उसके घर पे मर्डर करते हुए या फिर उसके लाश को ठिकाने लगाते हुए कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है। इस बिहाफ पे उसकी सज़ा थोड़ी कम कर दी जाती है और सुप्रीम कोर्ट में इस सज़ा को, जो कि फांसी की थी, उसे कम करके 20 साल की स्टे पे रोक दिया जाता है, यानी 20 साल उसे जेल के अंदर ही सज़ा काटना था। और इस पूरे मामले में लगभग 16 साल कंप्लीट हो चुके थे। उसके बाद उसे 4 साल और जेल में बिताना था। 2019 में धर्मदेव की पूरी सज़ा जो है वो पूरी हो चुकी थी और अब वो जेल से बाहर आ चुका है। लेकिन जब ये ऐसी वारदात होती है तब सोच के भी शर्म आता है कि हम इंडियन हैं। इंडिया में कोई विदेशी महिला आती है और उसकी मौत का कारण कोई इंडियन होता है। किस तरह से कोई महिला या फिर कोई भी विदेशी नागरिक ये डिसाइड करना और भारत घूमने आना, ये अपने आप में भारतीयों के लिए गर्व का एहसास कराती है। लेकिन भारत आने के बाद किसी भी विदेशी मुल्क के नागरिक के साथ इस तरह का घटना हो जाए, ये हर भारतीयों के लिए शर्मनाक बात है। और इस तरह के केसेस में बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। अपराधियों को ऐसी सज़ा देनी चाहिए, हमारे सरकार को, न्यायालय को, कि ये एक नज़ीर बने हमारे समाज के लिए। कोई भी किसी भी विदेशी नागरिक के साथ ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचे कि उसका अंजाम क्या होगा, तभी जाकर ऐसे क्राइम्स शायद रुकेंगे। तो आज की जो कहानी थी उसका सुनाने का मेरा मकसद किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं जितनी भी कहानियां आपको सुनाती हूं वो आप सभी को सुरक्षित रखने और सचेत रखने के उद्देश्य से ही सुनाती हूं। अगर आपको ऐसी रियल स्टोरी सुनना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सचेत रहें। थैंक यू।